बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले ऐसे हीरो जिसको हर कोई पसंद करता है। साल 2018 में इनकी फिल्म आती है ज़ीरो और वो फिल्म जगत में सिनेमा हॉलों में इस तरह से धराशायी होती है कि फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इससे पहले भी कई फिल्में आई थीं जो फ्लॉप हो चुकी थीं। अब शाहरुख खान को ऐसा लगने लगा जैसे उनका करियर डूबने की कगार पर है, भविष्य उनका अंधकार में है। अब वो परेशान हाल एक डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं और डायरेक्टर से जाकर कहते हैं कि मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूं, मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूं। डायरेक्टर ने ये बात सुनी। डायरेक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। उस डायरेक्टर ने एक कहानी लिखी और कहानी लिखने के बाद शाहरुख खान को ऑफर दिया फिल्म डंकी का। ये डंकी फिल्म जब बन रही थी, बनाई गई थी, इससे पहले भी वो डायरेक्टर एक नहीं 5 फिल्में बना चुका है। सिर्फ अब तक 5 फिल्में। ऐसी फिल्में जितने भी हमारे दर्शक जो कहानी सुन रहे हैं, ज़्यादातर दर्शक ऐसे होंगे जो उस डायरेक्टर की फिल्में देखी होंगी। एक दौर ऐसा था जब इस डायरेक्टर ने 1200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कमाई की। आज वही डायरेक्टर 118 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से कमाता है। यदि हम साल की बात करें तो 1416 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इस डायरेक्टर की कमाई है। इसने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो फिल्में एक से बढ़कर एक हैं और इसीलिए इस डायरेक्टर को बॉलीवुड का दूसरे नंबर का डायरेक्टर कहा जाता है। आज कहानी उसी की है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो कहानी है एक डायरेक्टर की है और कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 को, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। सिंध प्रांत जो कि आजकल पाकिस्तान में है, उसी सिंध प्रांत का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुरेश हिरानी। सुरेश हिरानी आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो सिंध प्रांत को छोड़कर सीधा हिंदुस्तान आ जाता है और हिंदुस्तान के महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है नागपुर, वहाँ पर आकर एक टाइपिंग का इंस्टीट्यूट खोल लेता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, 20 नवंबर 1962 की वो बात है। एक लड़का पैदा होता है इस घर में। उस लड़के को प्यार से राजू के नाम से बुलाया करते थे और वैसे उसका नाम रखा था राजकुमार हिरानी। वक्त जैसे आगे बढ़ा, उस लड़के का पढ़ाई लिखाई में उतना मन होता नहीं था। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करने के बाद जब ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन लिया जाता है तो ग्रेजुएशन में वो बीकॉम करता है और बीकॉम की पढ़ाई में कम, यानी कि क्लासों में कम जाता था। उसने आवाज़ थिएटर के नाम से एक संगठन बनाया, एक प्ले का अपना एक थिएटर बनाया और उस थिएटर में अपने ही जो क्लास के, अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट होते थे उनको रोल दिया करता था। वो नाटक लिखा करता था, खुद डायरेक्ट किया करता था और इसी हिसाब से जो उसके नाटक थे बड़े ज़्यादा प्रचलित हो रहे थे। अब इस लड़के के जो चाचा होते हैं उनकी मंशा थी कि इनका जो भतीजा है वो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, यानी कि सीए बन जाए। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने पिताजी के पास मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ था, यानी कि सुरेश हिरानी के पास, और जाके जब मुंह लटकाए खड़ा हुआ था तो सुरेश हिरानी कहते हैं कि राजू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो और जो चाहते हो वो करो, इसलिए तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इतना सुनने के बाद इस लड़के के अंदर कुछ अलग से एक ताकत का एहसास होता है और FTII पुणे, यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें ये एक एडमिशन लेने की कोशिश करता है। डायरेक्टर के जो कोर्स होता है जिसमें ये सिखाते हैं कि निर्देशन कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कैसे की जाती है फिल्में। लेकिन इस लड़के को वहाँ पर डायरेक्टर की कोर्स में एडमिशन होता नहीं है, इसका एडमिशन होता है एडिटिंग की तरफ। अब एडिटिंग का कोर्स कर लेता है, लेकिन करने के बाद साल 1990 में इसे एक प्रोडक्शन हाउस में नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर 1200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से काम कर रहा था। वक्त कुछ आगे बढ़ता है, इस लड़के ने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का काम किया जाए, इसलिए इसने फ्रीलांस काम करना शुरू कर दिया। साथ ही इसने जो ऐड होते हैं, विज्ञापन जो होते हैं, उनको बनाना शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन एक फिल्म के निर्माता होते हैं जिनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। वो कहते हैं कि मेरी एक फिल्म है जिसका नाम है मिशन कश्मीर, जो साल 2000 में आई थी। वो कहते हैं कि मेरी फिल्म है, इसको तुम क्या एडिट कर सकते हो? वो कहते हैं ठीक है सर, मैं इसको एडिट कर दूंगा। एडिटिंग करने में लगभग 5 महीने का वक्त लग जाता है। वो लड़का बड़ी ईमानदारी, बड़ी शिद्दत के साथ, यानी कि जिसको प्यार से राजू और वैसे पूरा नाम राजकुमार हिरानी होता है, तो राजकुमार हिरानी इस फिल्म की जो एडिटिंग कर रहे थे बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे थे। और एक दिन विधु विनोद चोपड़ा उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि यार तुम बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो, तुम फिल्म क्यों नहीं बनाते? और फिल्म बनाओगे तो कितना मज़ा आएगा। एक काम करते हैं, पैसे मैं दूंगा और तुम फिल्म बनाओ। वो लड़का सुनता है कि मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं, क्या नहीं। तब उस लड़के के दिमाग में आता है कि कोई कहानी बनाते हैं। एक दिन वो अपने एक दोस्त के पास हॉस्टल में जाता है और जैसे ही हॉस्टल में गया तो वहाँ जाने के बाद उसका दोस्त वो सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीते पीते जो एस्ट्रे होता है, जब लास्ट में सिगरेट को बुझाया जाता है तो उसे एस्ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे उसने सिगरेट बुझाई तो उसने स्ट्रे उठाया, राजू ने उठाने के बाद देखा, कहा कि कितना खूबसूरत बनाया हुआ स्ट्रे है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सचमुच का जबड़ा हो। जैसे ही उस लड़के ने, जो हॉस्टल में जो MBBS की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, वो लड़का देखता है, कहता है कि ये सचमुच का ही तो इंसान का जबड़ा है, और एकदम से वो हैरान हो जाता है। तभी उस जबड़े को देखता है और देखते हुए कहता है कि कभी ये इंसान रहा होगा, कभी इसने भी राजनीति की ही होगी, कभी इसने भी दिमाग लगाया होगा, कभी इसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरा जबड़ा किसी एक हॉस्टल में एक MBBS करने वाला एक लड़का अपने जो सिगरेट है उसके बुझाने के इस्तेमाल में लेगा। ऐसे इसके दिमाग में आया कि एक फिल्म तो होनी चाहिए, लेकिन फिल्म डॉक्टरों के ऊपर बननी चाहिए। अब वक्त कुछ आगे बढ़ा। वक्त आगे बढ़ने के बाद मुंबई का एक देसी डॉन था। अब उस देसी डॉन के सर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। जब बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास, यानी कि एक अच्छा नामी हॉस्पिटल होता है, वो डॉन वहाँ पहुँचता है हॉस्पिटल में और जाकर डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे ना बहुत ज़्यादा माइग्रेन जैसे सर फटने को तैयार, मेरी आँखें में दिक्कत हो रही है। तभी उसकी आई का टेस्ट कराते हैं, साथ ही उसका CT स्कैन कराते हैं, और उसमें सुबह से लेकर शाम तक उसके 10 से ज़्यादा टेस्ट करा दिए गए। अब वो सुबह से शाम तक बस ऐसे ही पैसे देता रहा अलग अलग डॉक्टरों को। 10 से ज़्यादा डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। घर गया, घर जाने के बाद वो सो जाता है, और जैसे ही उसकी नींद से आँख खुलती है, यानी कि सुबह को, तो बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर रहा था। यानी कि उसे एहसास होता है कि उसने बेइंतहा शराब पी ली थी, और शराब पीने की वजह से उसे उसकी थोड़ी दिक्कतें बढ़ गईं। उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक दिन पहले तक वो समझ रहा था कि शायद वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। तभी उस डॉन के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं ऐसा डॉक्टर बन जाऊं, और डॉक्टर बन के फिर अपना काम करूंगा। क्योंकि उसके जो प्रोफेशन था, जो गुंडागर्दी करता था, डॉनगिरी करता था, तो उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन डॉक्टरों को इज्जत भी मिलती थी और पैसे भी मिलते थे। जब उस डॉन ने, उस बदमाश ने ये वाली बात कही, तो ये वाली बात कहीं ना कहीं उस लड़के यानी कि राजकुमार हिरानी तक पहुंच जाती है। उनके दिमाग में आता है कि डॉक्टरी का प्रोफेशन तो होगा, लेकिन फिल्म बनाते हैं, और फिल्म का नाम रखा गया था मुन्ना भाई MBBS। अब उसमें एक हीरो की ज़रूरत थी। अब हीरो के लिए जब तलाश करना शुरू कर दिया, इस राजकुमार हिरानी जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी पहली फिल्म होती है, और ये संपर्क करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान से कहते हैं कि भाई मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म में काम करो। लेकिन शाहरुख खान का जो स्टारडम था वो बहुत लगातार ऊंचाइयों बुलंदियों पर चढ़ रहा था। वो एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं मुन्ना भाई MBBS करके इस नए डायरेक्टर के साथ अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए उन्होंने 1 साल तक उस डायरेक्टर को इधर से उधर घुमाते रहे। लेकिन शाहरुख खान ने उस रोल को करने के लिए खूब चक्कर कटाए, लेकिन पूरी तरह से हाँ नहीं की। अब डायरेक्टर थोड़ा परेशान हो गए, सोचे क्या क्या करूँ। तभी सुनील दत्त के हाथ में वो स्क्रिप्ट लग जाती है। सुनील दत्त उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्योंकि उनके बेटे की जो छवि थी, यानी कि संजय दत्त की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो अपने बेटे की छवि को ठीक करना चाहते थे, और डायरेक्टर से कहते हैं कि इस फिल्म को तुम मेरे बेटे यानी कि संजय दत्त को दे दो। जैसे ही ये बात राजकुमार हिरानी के पास पहुंचती है, राजकुमार हिरानी कहते हैं ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो सुनील दत्त हैं, वो डायरेक्टर से कहते हैं कि मेरा रोल थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए फिल्म के अंदर, और तभी आपको एक फिल्म इस यानी कि मुन्ना भाई MBBS में आपको एक रोल अच्छे से याद होगा। जब सुनील दत्त ट्रेन से उतरते हैं, तब एक लड़का उनकी जेब में हाथ डालकर उनका पर्स निकालने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है। अब उस नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाथ पकड़ते हैं और उसको पब्लिक मारने लगती है। दरअसल ये जो सीन था, ये असल सीन था, और असल सीन को फिल्म में इस तरह से दिखाया गया था। राजकुमार हिरानी के जो पिता होते हैं सुरेश हिरानी, उनके पास एक रायपुर का रहने वाला एक लड़का पहुंचता है, कहता है कि साहब मेरी जेब कट गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मुझे 2000 रुपये दे सकते हैं। ये बात उन दोनों की है जब 2000 रुपये की बड़ी कीमत हुआ करती थी। तब उन्होंने सोचा कि यार बहुत मजबूर व्यक्ति है, एक काम करता हूँ, मैं इसे 2000 रुपये दे देता हूँ। अब राजकुमार हिरानी के पिता ने यानी कि सुरेश हिरानी ने उस लड़के को 2000 रुपये दे दिए, और वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का निकल जाता है। अब अपनी ये तारीफ खुद ही करना चाह रहे थे। ये जो सोसाइटी में लोग थे उनसे कह रहे थे कि भाई देखो, आज मैंने 2000 रुपये की एक व्यक्ति की मदद की, उसकी जेब कट गई। जिस व्यक्ति से ये बात कही, पता चला उसने भी 2000 रुपये दे दिए। किसी और से बात की, इसने कहा कि मैंने भी 2000 रुपये दे दिए। इस तरह से 6-7 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये दे दिए थे। और वो उस लड़के के बारे में जब बात पता चली, तो राजकुमार हिरानी डायरेक्टर के जो पिता होते हैं, उन्हें बड़ी आश्चर्य हुआ। वो अपने बेटे को लेकर अब अलग अलग लॉज में निकल जाते हैं कि जो नागपुर के लॉज थे वहाँ पर उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कड़ी मशक्क़त के बाद वो लगभग तीसरे या चौथे लॉज में जाकर लड़का मिल जाता है। अब उसको लेके आते हैं अपनी ही सोसाइटी में, और अपने ही आसपास के 10-20 लोग जो बैठे हुए थे उनसे कहते हैं कि देखो, इसने 2000 रुपये उससे लिए, इस तरह से 5-6 लोगों का इसने बेवकूफ़ बनाया, किस तरह का अजीब आदमी है। उसी भीड़ में से वो आदमी निकलता है एक और उस चोर को पीटना शुरू कर देता है। न केवल वो पीटता है बल्कि और भी कई लोग पीटने लगते हैं। तब
ये जो इसी डायरेक्टर के पिता होते हैं कहते हैं कि भाई तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसे मारना होता तो मैं खुद मार देता, इसलिए इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। और उस चोर से कहते हैं कि भाई अगर चोरी करनी है तो इनकी तरह करो। कुछ लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, कुछ लोग तेल की चोरी करते हैं, कुछ लोग डकैती डालते हैं। इस तरह से बड़े लोग हैं लेकिन बड़े काम करते हैं, अगर तुम्हें ऐसा करना तो करो। फिर उस लड़के को रायपुर का टिकट कराकर उसे वापस भेज देते हैं कि अब तुम यहाँ दिखाई मत देना। और मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त को नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो पब्लिक से पीटने से बचाते हैं, तो ये आइडिया उन्हें वहीं से मिलता है। इसके बाद ये फिल्म कर ली जाती है। अब फिल्म में विलेन का जो रोल था अब बोमन ईरानी करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर चाहते थे कि इनकी फिल्म में अमरीश पुरी रोल अदा करें, लेकिन उन्होंने देखा एक बार बोमन ईरानी को बहुत ही शानदार तरीके से एक प्ले कर रहे थे, एक नाटक कर रहे थे, उस नाटक में उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वहीं से उनको एक रोल मिल जाता है। अब ये जैसी फिल्म आती है पर्दे पर, इस फिल्म ने यानी कि मुन्ना भाई MBBS ने तहलका मचा दिया। हर किसी की ज़ुबान पर ये फिल्म चढ़ गई थी, बहुत से लोगों ने इस फिल्म से बड़ी सीख हासिल की। और जब वक्त आगे बढ़ता है तो साल 2006 में एक फिल्म आती है लगे रहो मुन्ना भाई। अब ये दूसरी फिल्म बनाई जाती है, और जब दूसरी फिल्म बना रहे थे, उसको लिख रहे थे, तो जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, फाइनल हो जाती है, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट को फाड़ के फेंक दिया जाता है। यानी कि वो पसंद नहीं आती, वही स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जाती है, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, इस तरह से 50 बार वो स्क्रिप्ट लिखी गई, तब जाकर लगे रहो मुन्ना भाई तैयार हुई। और जब वो पर्दे पे आती है तो वाकई तहलका मचा देती है। अब ऋषि कपूर इस डायरेक्टर यानी कि राजकुमार हिरानी के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनकी माँ मिलती हैं और माँ के पैर छूते हुए कहते हैं कि अम्मा जी, तुम्हारा जो बेटा है ना, वो बहुत शानदार काम कर रहा है, उसने पूरे बॉलीवुड का नक्शा ही बदल दिया है, और मैं उम्मीद करूँगा जो आपका बेटा है वो मेरे बेटे के साथ भी एक फिल्म करे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऋषि कपूर इतना कह के चले जाते हैं, और जैसे ही ऋषि कपूर की बात राजकुमार हिरानी के कानों तक पहुँचती है तो राजकुमार हिरानी सोचते हैं कि ठीक है, आगे सोचते हैं। साल 2009 आता है और फिल्म आती है 3 इडियट। और 3 इडियट जो बनती है वो ऐसे बनती है, जब ये लड़का अपने कॉलेज के टाइम में ये प्ले किया करता था, थिएटर किया करता था, आज़ाद थिएटर के नाम से इसने बनाया हुआ था। तब इसके चाचा चाहते थे ये CA बने, लेकिन पिताजी ने कहा कि मत करो, CA मत बनो, जो चाहते हो तुम वो करो। तभी इसने सोचा कि एजुकेशन को लेकर बहुत सारे लोग सवाल किया करते हैं कि तुम ये बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे ताकि समाज को एक मैसेज दे सकें कि उनका बच्चा जो बनना चाहता है वो बने। और इस फिल्म के लिए वो शाहरुख खान के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म का नाम है 3 इडियट, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका लीड रोल करो। तो शाहरुख खान कहते हैं कि मैं आपके साथ फिल्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप नए डायरेक्टर हैं, ऐसा ना हो मेरा करियर डूब जाए। शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए भी मना कर दिया। वक्त आगे बढ़ता है और इस फिल्म में आमिर खान को रोल मिलता है, R माधवन हैं और भी इसमें हीरो हैं। साल 2014 में एक PK फिल्म आती है जिसमें आमिर खान को एलियन दिखाया गया है, और एलियन दिखाने के बाद जब पूरी फिल्म खत्म होती है तो लास्ट में आखिर में रणबीर कपूर का भी रोल होता है। जब आपने देखा होगा अगर इस फिल्म को, तो रणबीर कपूर जब आता है तो रणबीर कपूर के लिए एक संदेश था, मैसेज था कि अगली फिल्म जो आएगी वो रणबीर कपूर के साथ होगी। और फिल्म ऐसा ही होता है। 2018 में एक संजू फिल्म बनाई गई थी जो संजय दत्त के जीवन पर आधारित थी। अब संजू फिल्म में आमिर खान के पास स्क्रिप्ट लेके पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें संजय दत्त के पिता का रोल अदा करना है, यानी कि सुनील दत्त का रोल अदा करना है। अब जैसे ही आमिर खान ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं तो संजय दत्त का ही रोल अदा करूंगा, मैं इसका रोल अदा नहीं करूंगा सुनील दत्त का, मुझे तो संजय दत्त का ही रोल अदा करना है। जबकि राजकुमार हिरानी ये रणबीर कपूर को पहले ही फिल्म में सेलेक्ट कर चुके थे, क्योंकि उनकी कद काठी, उनके चेहरा मोहरा संजय दत्त से काफ़ी मेल खाता था। और साथ ही जो ऋषि कपूर जो उनकी माँ के पास गए थे और माँ से जो कहा था, तो वो अपनी माँ से यानी कि राजकुमार हिरानी अपनी माँ को वादा कर चुके थे कि आने वाले वक्त में जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लड़के को यानी कि रणबीर कपूर को भी मौका दूंगा। ऐसी साल 2018 में ये फिल्म आती है और इस फिल्म ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया, बहुत शानदार कमाई की। अब PK फिल्म ने भी ऐसे ही किया, 3 इडियट ने भी ऐसे ही किया, लगे रहो मुन्ना भाई ने भी और मुन्ना भाई MBBS फिल्म ने भी। वक्त आगे बढ़ रहा था, लॉकडाउन का समय शुरू हो जाता है। शाहरुख खान की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, पिट रही थी। शाहरुख खान परेशान हो जाते हैं। शाहरुख खान जो अब तक उनकी 2 फिल्मों को ठुकरा चुके थे, चाहे वो 3 इडियट हो, चाहे वो मुन्ना भाई MBBS हो, अब लॉकडाउन के समय में ये पहुंच जाते हैं राजकुमार हिरानी के पास और कहते हैं कि राजू भाई, मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूं, आप प्लीज़ मुझे मेरे लिए भी एक फ़िल्म लिखिए, मेरे लिए भी आप काम करिए। और जैसे ही वो डायरेक्टर सुनता है तो डायरेक्टर की भी तमन्ना थी कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करूं, इसलिए उन्होंने डंकी फिल्म लिखी और डंकी फिल्म में शाहरुख खान को लीड रोल दिया। आज शाहरुख खान उसमें एक्टिंग करके लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और इस हीरो ने, इस जो हीरो नहीं मतलब डायरेक्टर ने
जो कभी 1200 रुपये प्रति महीने कमाया करता था, वो आज बॉलीवुड में 1416 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से कमाता है। अगर हम एक महीने की बात करें तो 118 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से कमाई है। यदि हम बॉलीवुड के नंबर 1 डायरेक्टर की बात करें तो करण जौहर नंबर 1 में आते हैं, लेकिन वो कमाते हैं 1500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, यानी कि सालाना कमाते हैं। और ये डायरेक्टर जिसकी मैंने आज कहानी आपको सुनाई है, ये डायरेक्टर प्रति वर्ष कमाते हैं 1416 करोड़ रुपए। मतलब कि नंबर 1 डायरेक्टर से महज थोड़े से कम, लेकिन फिल्में बनाई सिर्फ 5। छठी फिल्म आप बहुत जल्द सिनेमा हॉलों में देखेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज आशुतोष यादव हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अक्षिता वर्मा हैं, आरती सिंह, श्रवणन राज पुरोहित, मोहम्मद सुल्तान, सुधीर सिंह, अविनाश कुमार, फारूक अली, मोहम्मद शफीक, सुरेंद्र राव, रामू, मकबूल पठान, यासीन खान, मंजीत कौर, शिवम कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।